नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय अलवर की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आपके लिए आज हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो अंश निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा रीतिकाल से संबंधित, उस पर चर्चा लेकर के आज फिर से प्रस्तुत हूँ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है रीतिकालीन परिस्थितियाँ। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में रीति क्या है, रीति का क्या अर्थ है और संस्कृत काव्य शास्त्र में जो रीति है उससे रीतिकालीन जो रीति शब्द है वह किस प्रकार पृथक है, इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने यह चर्चा की कि रीतिकाल को अन्य विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया है और इस संबंध में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है इस काल के नामकरण के संबंध में, इस पर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। और आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह विषय है रीतिकालीन परिस्थितियाँ। तो जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये जो बातें कही गई हैं इसका तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि किसी भी समय के साहित्य का अवलोकन करने से पहले, उसका मूल्यांकन करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उस काल की परिस्थितियाँ क्या थी। उस काल की जैसी परिस्थितियाँ रही होंगी वैसी ही प्रवृत्तियाँ हमें उस काल के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। साहित्य और समाज का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध होता है, अन्योन्याश्रित संबंध होता है। जब समाज की चित्तवृत्तियों में, समाज में रहने वाले लोगों की सोच में, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है या समाज में जैसी परिस्थितियां घटित होती हैं वैसी ही अन्विति हमें साहित्य में दिखाई पड़ती है। जब हम किसी भी समय के समाज की परिस्थितियों की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी या राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। फिर हम ये देखते हैं कि उस काल की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय के कला साहित्य और संस्कृति की परिस्थितियाँ क्या थी। ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर के ही एक काल के साहित्यकार को प्रेरित करती हैं कि वह साहित्य रचना करे, और जब वह साहित्य रचना करता है तो इन सारी परिस्थितियों से उसके भीतर जो प्रभाव उत्पन्न होता है वैसा ही प्रभाव वह साहित्य में प्रकट करता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी एक काल के साहित्य का जब हम अध्ययन करें तो उससे पहले हम उस काल की परिस्थितियों का भी अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस काल की जो रीतिकाल है उसका सामाजिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा, यानी कि उस काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या रही, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल का जो समय निर्धारित किया गया है वह समय है 1700 संवत से 1900 संवत तक। 1700 संवत जब हम ईस्वी सन में बात करेंगे तो लगभग 1650 ईस्वी, वैसे तो 1643 ईस्वी होता है लेकिन हम मोटा मोटा लेके चलते हैं 1650 ईस्वी से लेकर के और 1850 ईस्वी तक, यानी कि 1850 ईस्वी तक, इसे 1857 ईस्वी तक भी खींचा जा सकता है जब पहली क्रांति भारत में हुई थी अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ। तो 1850 संवत ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक के जो समय है उसको हम रीतिकाल की श्रेणी में मानते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि इस काल में कौन से शासक रहे, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या रही और उस राजनीतिक व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाज के माध्यम से उसका प्रभाव साहित्य पर क्या रहा। तो आप ये देखें कि मुग़ल काल जो था, जो बाबर के द्वारा शुरू किया गया या उसकी स्थापना की गई, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे शासक अब तक इससे पहले हो चुके थे, इस समय से पहले। और जब 1650 संवत या ईस्वी की बात होती है तो वहाँ
हमें देखने को मिलता है शाहजहाँ का शासन। और आप जानते हैं कि शाहजहाँ का शासन राजनीतिक अगर हम दृष्टि से विचार करें तो बड़ा सुदृढ़ शासन था। हिमालय की पर्वतमाला से लेकर के दक्षिण भारत में गोलकुंडा, बीदर, बरार तक शाहजहाँ का जो राज्य था वो स्थापित हो चुका था। असम से लेकर के और अफ़गानिस्तान तक भारत की सीमाएं पहुंच गई थी और भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। और यह भी आप जानते होंगे कि अनेक जो देशी रियासतें थी, चाहे वो राजपूतों की रियासतें रही हों, चाहे वो बुंदेलखंड की रियासतें रही हों, और चाहे वो अनेक अन्य राज्यों की जो छोटी छोटी देसी राजाओं की जो रियासतें थी, उन राजाओं ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी मुग़ल शासन की। और पूरी तरह से समृद्धि का शासन था शाहजहाँ का। लेकिन शाहजहाँ के बाद जब उनके पुत्र औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई तो धीरे धीरे वह जो राज्य था वह पतन की ओर चल पड़ा। शांतिकालीन जो शाहजहाँ का जो समय था वो शांतिकाल का समय था, लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब आए तो उन्होंने अपने संस्कृति को थोपने का प्रयास भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोगों पर किया। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय संस्कृति के जितने कह सकते हैं कि हम प्रतीक थे उनको नष्ट करने का प्रयास औरंगजेब के द्वारा किया गया और अपनी कट्टरता को लादने का प्रयास किया गया। और यही कारण था कि सभी प्रकार से यह जो समय था यह संघर्ष का समय था। और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद के समय की अगर हम औरंगजेब की बात करें तो आप जानते हैं कि औरंगजेब का जो संघर्ष था वो मराठों के साथ और बुंदेलों के साथ उनका बड़ा संघर्ष चला। और यही कारण था कि छत्रसाल और शिवाजी, छत्रसाल बुंदेलखंड में और शिवाजी मराठा क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ रहे और भूषण जैसे कवि ने उनकी स्तुति गाई और राष्ट्रीयता के भावों का प्रचार करने का प्रयास भूषण ने अपनी कविता के माध्यम से किया। तत्पश्चात जो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, जब लगभग 1707 के आसपास, और उसके बाद से उनके जो उत्तराधिकारी थे वो विलासी किस्म के थे और किसी भी प्रकार का उनके अंदर स्वाभिमान का भाव नहीं था और न ही उनमें इतनी योग्यता थी कि वो अपने राज्य को बचा पाएँ। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई और अंग्रेज़ों ने जब सत्ता स्थापित की तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता थी मुग़लकालीन वह चरमरा चुकी थी और वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। और अंग्रेज़ों ने जब शासन स्थापित कर लिया उसके बाद उन्होंने जो तमाम उस समय के भारतीय शासक थे उन्हें अपने अधीन कर लिया। और यहाँ के जो शासक थे वो भी क्योंकि बड़े विलासी किस्म के शासक थे, इसीलिए उन्होंने भी तत्काल अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार कर लिया और किसी भी प्रकार की एक केंद्रीय सत्ता जो थी वह केवल अंग्रेजी सत्ता थी, जिसके खिलाफ फिर 1857 में एक बड़ी क्रांति का आगाज़ किया गया। तो आप जानते हैं कि यह जो समय है यह शुरुआत में मुग़लकालीन समृद्धि और संपन्नता का समय है, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब के बाद यह मुग़ल काल के पतन का काल है। और जो राजा थे वह भी विलासी किस्म के राजा थे, अपनी प्रशंसा सुनना, यद्यपि उनमें उतना न तो साहस था, न वीरता और न पराक्रम, लेकिन फिर भी अपनी झूठी प्रसन्नता, अपनी प्रशंसा सुनने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। और यही कारण है कि इस काल के जो साहित्यकार हुए उन्होंने इस काल के जो राजा हैं उनकी प्रशस्तिपरक रचनाएं ज़्यादा की हैं, उनके मनोरंजन के लिए रचनाएं की हैं और उनकी जो वासना वृत्ति है उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस काल में साहित्य लिखा है। इसीलिए इस काल का जो साहित्य है वो किसी प्रकार से प्रेरक साहित्य नहीं है, न ही वो शुद्ध भावनाओं का साहित्य है, न ही उसमें राष्ट्र प्रेम का कोई भाव ऐसा उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, एक दो कवियों को छोड़ दिया जाए तो। अब हम बात करते हैं उस काल के समाज की। तो देखिए, जब केंद्रीय सत्ता अपने मद में, अपने अहंकार में चूर हो तो उस समय उसका ध्यान कभी भी समाज की उन्नति के लिए नहीं होता है। यही कारण था कि मुग़ल काल का जो समय था या इस समय का जो समाज था, चाहे वो हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक का, तो इस समय का जो समाज था वह अनेक खंडों में विभक्त था। अशिक्षा थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी
तुलसीदास जी ने जब अपना कवितावली लिखा और कवितावली के उत्तरकांड में उन्होंने लिखा भी है, खेती न किसान को न भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो वो मुग़ल काल का ही समय था जब तुलसीदास ने ये लिखा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति और भयावह होती गई। भूखमरी थी, करों से लाद दिया गया था जनता को, जनता शोषित थी और तरह तरह से जमींदारों, साहूकारों, महाजनों और जागीरदारों के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था। शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, नारियों की शिक्षा तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी, नारियों को पर्दा प्रथा उन पर थोप दी गई थी, नारियों के उत्थान की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था और सभी प्रकार से अंधविश्वासों से जनता दबी हुई थी और अशिक्षित होने के कारण न तो उनमें अपने अधिकारों का ही कोई बोध था और न ही उनमें किसी प्रकार की क्रांति का ही कोई विचार उत्पन्न हुआ। और यही कारण था कि समाज जो था वो खंडित समाज था, जातियों में बटा हुआ समाज था और शोषण किया जा रहा था, एक दूसरे से भेदभाव और छुआछूत जैसी बीमारियां, ऐसी बुराइयां, कुरीतियां पूरे समाज में फैली हुई थी। और हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से यह विपन्नता का समय था। यद्यपि यह समय राजनीतिक दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट समय रहा होगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह भारत के लिए बड़ा एक शोचनीय समय था, जिस समय में भारत की जो सामान्य जनता थी उस पर बड़ा संकट था और बड़े कष्ट के साथ वह अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। यद्यपि समाज इतना पीड़ित था, लेकिन उसके बाद भी इस काल की रचनाओं में कहीं भी सामाजिक दृष्टि से जो विपन्न वर्ग है उसकी वाणी को अभिव्यक्त करने का प्रयास कवियों के द्वारा नहीं किया गया। उसका एक ही कारण समझ में आता है कि उस काल का जो कवि था वो राज दरबार में रहता था और राज दरबार में रह करके वह राजा के आश्रय में रह करके राजा की प्रशंसा करता था और राजा की प्रशंसा के माध्यम से अपनी जीविका को चलाता था। उससे धन प्राप्त करना, उससे सम्मान प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इस काल के कवि का ध्यान समाज और सामाजिक जो दुर्दशा थी हमारे देश की, उसकी ओर ध्यान उसका नहीं गया। अब हम बात करते हैं, सामाजिक राजनीतिक बातें हो चुकी हैं, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जो इस काल की परिस्थितियां हैं वो क्या थी। तो सामाजिक परिस्थितियों से आपको ये तो पता चल ही गया कि चारों तरफ अशिक्षा का बोलबाला था और जनता बड़ी लाचार थी, दुखी थी और यही प्रवृत्ति प्रेरित करती है अंधविश्वास को और धर्मांधता को। धीरे धीरे यहाँ की जनता में धार्मिक जो धर्मांधता है उसका प्रचार प्रसार हुआ और जनता भाग्यवादी हो गई और ईश्वर की तरफ ध्यान ले जाने के अतिरिक्त, जैसा शुक्ल जी ने भक्ति काल के लिए कहा था, जनता का जो सामान्य जनता है उसका ध्यान तो ईश्वर की तरफ था, वो ईश्वर को ही अपना उद्धारक समझती थी। लेकिन राजनीति का समाज के उत्थान में किसी प्रकार का योगदान नहीं था। अब इसका प्रभाव ये भी हुआ कि जो हमारे धर्मालय थे, एक और तो औरंगजेब के द्वारा और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदू धर्म के जो देवालय थे उनके उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरी ओर यह भी बात समझ में आती है कि जो भक्ति काल से चली हुई एक धार्मिक भावना थी कवियों में और जनता में, वह वैसी शुद्ध धार्मिक भावना नहीं रह गई थी और धीरे धीरे धर्म स्थलों पर भी राजनेताओं के या राजनीति से प्रेरित होकर के नियुक्तियां की जाने लगी थी, पुजारियों की और मंदिरों के मठों के महंतों की। और उन महंतों का ये प्रयास रहता था कि किसी भी तरह से राजा की चाकरी करके या उनकी जी हुजूरी कर करके मठों का शासन हस्तगत कर लिया जाए, गोस्वामी बन जाया जाए किसी मंदिर का और उसके बाद उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाए। इसीलिए इस काल के जो मंदिरों में बैठे हुए पुजारी थे या मस्जिदों में बैठे हुए मौलवी थे, उनका उद्देश्य भी जनता को मूर्ख बना करके या जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने उल्लू सीधा करना ही इस काल के धर्माचार्यों का प्रमुख उद्देश्य रहा। और शासन की सत्ता की निगाहों में श्रेष्ठ बने रहना
और उनके साथ गहरे संबंध स्थापित करने तक ही इस काल के धार्मिक जो गुरु थे उनका उद्देश्य था। इस काल में एक भी तुलसीदास, एक भी कबीरदास, एक भी जायसी या एक भी सूरदास जैसा कोई कवि न तो हुआ और न ही किसी प्रकार का श्रेष्ठ गुरु, धार्मिक गुरु इस काल में दिखाई पड़ता है जिसने कोई ऐसा प्रयास किया हो कि जनता जो गलत राह में जा रही हो उस गलत राह पर चलती हुई जनता को दार्शनिक शिक्षा देने का, आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य इस काल के किसी गुरु ने नहीं दिया। और यही कारण है कि इस काल के साहित्य में हमें श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। यद्यपि धार्मिक साहित्य इस काल में भी लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धा का भाव, जो शुद्धतापूर्ण भक्ति का भाव हमें भक्ति काल की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, वैसा भाव हमें रीतिकाल की भक्तिकालीन रचनाओं पर या भक्ति साहित्य पर दिखाई नहीं पड़ता है। शुक्ल जी ने भी कहा है कि केसर की चक्कियाँ जब मंदिरों में चलती थी, और ऐसा भी कहा गया है कि मंदिरों में वासना और विलास की पूरी सामग्री का इंतजाम रहता था। यहाँ तक कि गणिकाओं को बुलाया जाता था, वेश्याओं को बुलाया जाता था, नर्तकियों को मंदिरों में बुलाया जाता था और तरह तरह के कार्यक्रम इस तरह के विलासपूर्ण मंदिरों में और इस तरह के धार्मिक स्थलों पर होते थे। तो यह कहा जा सकता है कि धार्मिक स्थिति भी इस काल की बहुत अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। और आगे बढ़ते हैं, जो अंतिम बात कर लेते हैं इस काल के कला साहित्य की। तो इस काल का जो समय है, इस काल में आप देखते हैं कि शाहजहाँ जैसा, शाहजहाँ से थोड़ा सा पहले चलें तो जहांगीर इस काल से पहले हुए और उनके शासनकाल में चित्रकला को विशेष रूप से प्रश्रय मिला और चित्रकला के बड़े श्रेष्ठ रचनाकार इस काल में हुए। धीरे धीरे जब शाहजहाँ का काल आया तो शाहजहाँ की रुचि चित्रकला में नहीं थी, उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। और आप देखते हैं कि ताजमहल जैसी एक भव्य इमारत उनके काल में बनी और पूरी तरह से राग रंग का काल था। स्थापत्य, चित्रकला, संगीत कला का श्रेष्ठ रूप हमारे सामने इस काल में आता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का समय आना शुरू होता है, औरंगजेब क्योंकि कट्टर मुस्लिम शासक था, इसलिए उसने किसी भी प्रकार की कला को प्रश्रय नहीं दिया। उसने जितने भी ऐसा कहा जाता है कि उसके काल में संगीत कला की तो शव यात्रा ही निकलवा दी गई थी और किसी भी प्रकार की कला को बहुत ज़्यादा प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने कुछ इमारतें ज़रूर बनवाई, लेकिन उन इमारतों में भी स्थापत्य कला की दृष्टि से कोई श्रेष्ठता दिखाई नहीं पड़ती है। तो जिस तरह से कलाएं धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, यहाँ पर आकर के साहित्य की जो कला थी उसमें भी हमें श्रेष्ठ भावों के दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ प्रदर्शन की प्रवृत्ति, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति या अपने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमें साहित्य में दिखाई पड़ती है। इस काल के जो कवि थे उन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर अपने ग्रंथ लिखे, लेकिन उन ग्रंथों में भी किसी प्रकार के भाव अभिव्यंजक हमें कोई भावों की अभिव्यंजना, श्रेष्ठ अभिव्यंजना दिखाई नहीं पड़ती है। केवल अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रशंसा पाने के लिए, उससे सम्मान अर्जित करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए इस काल में कविताएं लिखी गई, साहित्य लिखा गया। इसीलिए इस काल में हमें जो भी हम दरबारी साहित्य देखते हैं, दरबारी काव्य देखते हैं, उसमें भावों की दृष्टि से कोई श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन इस काल में क्योंकि राजा को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमें उस काल के कवि को ये आवश्यक था कि उसे दरबार में अपने पद को बनाए रखना है, तो इसीलिए साहित्य में कलात्मक दृष्टि से बहुत सुधार हुआ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि अब हिंदी काव्य प्रौढ़ता पर पहुंच गया था। तो प्रौढ़ हो चुका था, पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था। यहाँ पर आकर के हमें परिपक्वता जो दिखाई देती है काव्य कला में, वह सर्वत्र सभी जो रचनाकार हैं उनमें दिखाई पड़ती है। यहाँ श्रेष्ठ उदाहरण मिलेंगे आपको साहित्य के, कलात्मक रूप से श्रेष्ठ अलंकारों की रचनाएं मिलेंगी। रसों में भी श्रृंगार रस की जो संयोग और वियोग शाखाएं हैं, दोनों में ही श्रेष्ठतम काव्य रचा गया है। भाव की जो भूमि है उस पर यद्यपि इस काल की रचनाएं थोड़ी सी नीची रहती हैं, लेकिन जब हम कलात्मकता की बात करते हैं तो श्रेष्ठ कलात्मक भाव, श्रेष्ठ कलात्मक रूप हमें साहित्य के देखने को मिलते हैं। और तमाम तरह की कविताएं यहाँ पर जो कवियों ने की हैं उनमें हमें
जो साहित्यिक सिद्धांत हैं उन साहित्यिक सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने साहित्य लिखा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल का जो साहित्य है वो कलात्मक दृष्टि से बड़ा सुदृढ़ है, यद्यपि संवेदनात्मक स्तर पर वह थोड़ा सा नीचे रह जाता है। एक बात और भी है कि कवियों ने यद्यपि कविता श्रेष्ठ लिखी है, चूंकि वो स्वतंत्र नहीं थे, उन्हें राजा को प्रसन्न करना था, इसीलिए उनकी जो अभिरुचि थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो मनोवृत्ति थी, वह जनता के सुख दुख से नहीं जुड़ पाई। और इसीलिए इस काल के साहित्य में हमें जनता, सामान्य जनता की दशा क्या है वह समाज में नहीं दिखाई पड़ती है। एक दो कवि जरूर हुए जिन्होंने ये प्रयास किया कि उस काल का जो सांस्कृतिक संघर्ष है, जैसे भूषण जैसे कवि, लाल कवि, सूदन कवि ऐसे हुए जिन्होंने राजाओं की पराक्रम की बात की है, वीरता की बात की है, लेकिन सामान्यतः जो कवि हैं इस काल के, उन्होंने ये प्रयास किया कि उस काल के जो राजा थे, चूँकि वो वासना परक भाव रखते थे, इसीलिए उनकी विलास वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए ही इस काल के कवियों ने साहित्य रचा है। साहित्य एक कलात्मक रूप से श्रेष्ठ साहित्य हमारे सामने इस काल का दिखाई पड़ता है। और हम यदि देखें भाषिक दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए तो भाषा पर इस काल के, क्योंकि साहित्य का ही एक बड़ा विशिष्ट अंग है भाषा, भाषा पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और भाषा यदि हम इस काल की देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि चूँकि मुग़ल दरबार की जो भाषा थी, राजकीय जो भाषा थी उस समय की फ़ारसी थी, इसीलिए इस काल की जो भाषा है कविता की, उस पर सर्वत्र हमें फ़ारसी अरबी का प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक अनेक अरबी फ़ारसी के शब्दों का इस काल में प्रयोग किया गया है। और यहाँ आकर के चूँकि इस काल के कवियों ने केवल श्रृंगार की कविता लिखी है, ज़्यादातर कवियों ने श्रृंगार की कविता लिखी है, इसीलिए श्रृंगार के लिए, क्योंकि कोमल भाषा की आवश्यकता होती है और तमाम तरह की भाषाओं का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ है, केवल ब्रज भाषा का प्रयोग इस काल में हुआ है। चारों तरफ लेकर के हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जहाँ भी हिंदी साहित्य रचा गया, केवल ब्रज भाषा में रचा गया और उस ब्रज भाषा में फ़ारसी और अरबी का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो ये थी जो रीतिकालीन परिस्थितियाँ, उन पर हम बातचीत कर रहे थे और उसमें हमने सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, सांस्कृतिक और धार्मिक और कलात्मक परिस्थितियाँ इस काल की क्या रही, इस पर हमने आज चर्चा की। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और अगली कक्षा में हम रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे और तत्पश्चात हम एक एक कवि के जीवन परिचय और उनकी कविता पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।